मेरिट पे बनता था सरफराज का खेलना, और उन्होंने क्या ज़बरदस्त और लाजवाब इनिंग्स खेली है। आज सरफराज का जो की मोमेंट था, वो की मोमेंट क्या था? सरफराज का कॉन्फिडेंस आज की मोमेंट था। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख भी रहे होंगे। जी हाँ, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच कराची के अंदर शुरू हो चुका है, और जिसके अंदर आज शानदार इनिंग्स खेली गई हैं दो लोगों की तरफ से। और दो लोग कौन हैं? एक हमारा सैफी भाई है और एक हमारा बाबर आजम साहब हैं, जो कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। आज उन्होंने 161 रन तकरीबन बनाए हैं, अभी भी नॉट आउट हैं, और सैफी भाई का एक स्पेशल कमबैक हमने देखने को मिला है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा कि इस दरमियान पीसीबी के अंदर बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं। जैसा आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक नया चेयरमैन आ चुके हैं, जिनका नाम नजम सेठी साहब हैं। और उसके साथ ये कि उन्होंने आते ही एक डिसीजन लिया कि सिलेक्शन कमेटी जो पुरानी थी मोहम्मद वसीम वाली, उनको उड़ा के रख दिया। और फिर उसके साथ उन्होंने ये काम किया कि आइन को बहाल किया। उन्होंने 2014 के आइन को बहाली का मिशन उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसको उन्होंने 120 दिन के अंदर मुकम्मल करना है। इस वक्त पीसीबी के मुकम्मल चेयरमैन तो आप नहीं कह सकते कि नजम सेठी साहब हैं, लेकिन अगर मैं उसमें बात करूं तो वो एक पीसीबी की बनाई हुई मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं, जिसके साथ उनके साथ शकील शेख साहब भी हैं। तो उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर हैं। अभी उनको मजीद कुछ दिन दरकार होंगे मजीद अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए। तो इसमें मैं बात करूंगा कि नजम सेठी की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसी है। देखें, मेरे मुतालिक अगर देखूं तो रमीज़ राजा एक एक्स क्रिकेटर थे इस जो भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और उनको मैं एक एक्स क्रिकेटर की निगाह से देखता था। और नजम सेठी साहब को मैं उनको एक ब्यूरोक्रेट की नज़र से देखता हूं। तो नजम सेठी के मुतालिक अगर मैं देखना चाहूँ तो उनका माजी का एक्सपीरियंस यकीनन अच्छा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। हम उनकी जब पीसीबी के चेयरमैन थे नजम सेठी, तो हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट आईसीसी का जीता, और सरफराज उस वक्त कैप्टनसी कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। फिर उसके साथ हमने अगर देखा जाए, अगर मैं नजम सेठी के टेन्योर को देखूं और उसको मुवाजना करूं, तो उसमें देखा जाएगा कि नजम सेठी के पॉजिटिव्स तो हैं कि उन्होंने पीएसएल स्टार्ट करवाया, लेकिन उनके कुछ ना कुछ उनकी प्रोफाइल पे धब्बे भी लगे हुए हैं, दाग भी लगे हुए हैं, इस लिहाज से कि उन्होंने जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज का माहिदा वो करके आए थे इंडिया जाके, वो उसके अंदर जो एक क्लॉ मौजूद था कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस, तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी उनको एक बहुत ही उनको एक तरीके से बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस बना वो मुआहिदा उनके लिए, और उन्होंने एक तरीके से नुकसान पहुंचाया उस मुआहिदे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो एक तरह से अगर उनकी प्रोफाइल पे अगर देखा जाए तो अगर कुछ खामियां हैं तो उनकी कामयाबियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो नजम सेठी के हवाले से तो ये हो गई बात। उसके बाद उन्होंने आके फैसले किए कि पुरानी सिलेक्शन कमेटी को हटा दिया, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है मेरे लिहाज से, क्योंकि पिछली सिलेक्शन कमेटी के ना कोई सर था ना पैर था, सिर्फ अपनी करे जा रहे थे, सिर्फ अपनी मैं ना मानू वाली रट है। और ये कि एक तरीके से नजर आ रहा था कि वो सिर्फ अपने ही फैसले करे जा रहे हैं और अपने फैसले इंपोज किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनको हटाना है। शाहिद खान आफरीदी को एज अ सिलेक्टर लेकर आना सही है। इंटरिम सिलेक्शन ही वो करेंगे, कोच सिलेक्शन के चीफ होंगे। उनके साथ ये कि अब्दुल रज़ाक साहब भी हैं, राव इफ्तिकार अंजुम साहब भी हैं। तो लेकिन ज़्यादातर मुझे से शाहिद खान आफरीदी की नज़र आती है। शाहिद खान आफरीदी मेरे नज़र में एज अ कोच जो हैं वो एज अ सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थोड़े अरसे के लिए तो ठीक हैं, लेकिन उन्होंने जब भी जितनी भी क्रिकेट खेली है शायद आफरीदी ने, उन्होंने एक टेक्निकल क्रिकेट नहीं खेली है, उन्होंने एक जो है अपने मिजाज की क्रिकेट खेली है पूरे अपने करियर में। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई इतना खास अच्छा डिसीजन नहीं है शायद आफरीदी को एज अ चीफ सेलेक्टर कंटिन्यू करना। उसकी जगह एक ऐसा कोच सेलेक्टर आपको चाहिए जो ग्राउंड पे मौजूद हो, क्योंकि शायद आफरीदी साहब अपने और भी कामों में इतने मसरूफ हैं, तो मेरे ख्याल में वो उतना टाइम ना दे पाएँ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शाहिद खान आफरीदी के यहाँ कोई ऐसा कोच, ऐसा सेलेक्टर होना चाहिए जो ग्राउंड पे मौजूद हो और टेक्निकल एस्पेक्ट से सिलेक्शन कर सके। तो सही है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आ जाते हैं आज के मैच के ऊपर कि आज क्या हुआ। जी हाँ, एक स्पेशल और हीरोइक कमबैक था
सरफराज अहमद का जी, उन्होंने अपने बल्ले से काफ़ी हद तक तनकीद का जवाब दिया है। अगर आप देखें कि कितने अरसे तक आप सरफराज अहमद को बाहर बिठाया हुआ था, रिजवान सब खेले जा रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम सरफराज को बैक कर रहे हैं, सरफराज को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो आज उन्होंने परफॉर्म किया तो जी सरफराज की वाहवाही होनी चाहिए। देखें, मैंने पहले पिछले भी वीडियोस में अपनी बात की है कि सरफराज का टीम में आना क्यों है, क्योंकि वो मेरिट पे बनता है। वो फर्स्ट क्लास में रन्स करके आ रहे हैं, उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, हाफ सेंचुरीज भी बनाई, और रिजवान उसके मुकाबले में रन्स नहीं कर रहे थे, 11-12 इनिंग से वो फेल हो रहे थे। तो मेरिट पे बनता था सरफराज का खेलना, और उन्होंने क्या जबरदस्त और लाजवाब इनिंग्स खेली है। आज सरफराज का जो की मोमेंट था, वो की मोमेंट क्या था, सरफराज का कॉन्फिडेंस आज की मोमेंट था। बाबर पे भी बात करेंगे, लेकिन सरफराज के कॉन्फिडेंस वाले मूव पे बात करते हैं कि जब टिम साउदी ने उनको आउट कर दिया था एक मौके के ऊपर, बिल्कुल मिडिल ऑफ द इनिंग्स थे, तो उस वक्त ये कि टिम साउदी ने उनको लेग बिफोर आउट कर दिया था और अलीम दार ने उनको आउट दे दिया था, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इस तरीके से झलक रहा था कि उन्होंने स्ट्रेट अवे रिव्यू कर दिया एम्पायर को, और बाबर से मतलब इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं उन्होंने लिया कि बाबर से वो कंसल्ट करते कि वेदर ये आउट था या नॉट आउट था, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट अवे जो है बिल्कुल रिव्यू किया और उस पर उनकी बचत हुई और फिर उनको एक जिंदगी मिली और उन्होंने एक ज़बरदस्त सी इनिंग खेली 86 की। और लोग एक सेंचुरी रह गई, लेकिन सरफराज की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जी मुझे अफसोस तो है कि मैंने सेंचुरी नहीं की, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि अगर मैं पहली बॉल पे आउट हो जाता तो शायद मैं यहाँ तक भी ना पहुँचता। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक पॉजिटिव आदमी की तौर पे नज़र आते हैं सरफराज अहमद, काफ़ी डिटरमिन्ड भी नज़र आते हैं कि इतना हिम्मत और हौसला उनके पास ज़बरदस्त है कि उन्होंने इतनी देर तक अपनी बारी का इंतजार किया और अब किसी भी तनकीद का, किसी भी ज़बानी कलामी किसी से उलझने के बजाय उन्होंने परफॉर्मेंस से जवाब दिया और अपने बैट से बताया कि जी अभी भी उनमें दमखम बाकी है, आप इस तरीके से उनको राइट ऑफ ना करें। फिर बाबर आजम पे बात कर लेते हैं। बाबर आजम की मैं क्या ही बात करूं, वो कैप्टन भले ही बुरे होंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ना मुझे शक है, मैं अपनी राय इसमें महफूज रखता हूं कि वो कैप्टन एक पाई के भी नहीं है, लेकिन बैट्समैन वो लाजवाब हैं और दुनिया उनको इस बात पर प्रेस करती है, हम खुद उनको प्रेस करते हैं कि जिस तरीके से वो अपनी बैटिंग को लेके चलते हैं। आज अगर आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनको सपोर्टिंग हैंड मिला सरफराज अहमद की शक्ल में, तो आज वो 100, 150, 161 तक पहुंच गए और 161 करने की जो एक वैल्यू होती है, एक कदर होती है, बाबर आजम ने बताया कि वो क्यों इतने हाईली रेट किए जाते हैं। और ये खुशाइन बात है कि जो पिछले अरसे में पीसीबी में हो रही है, उखाड़ पिछाड़ हो रही है, चीफ सेलेक्टर बदल रहा है, चेयरमैन बदल रहा है, सेलेक्टर की मर्जी की टीम थोड़ी बहुत सिलेक्ट होती हुई नजर आई है। बात बिल्कुल इस पे भी करेंगे कि जी किस तरीके से टीम की सिलेक्शन हुई है। तो बाबर आजम का वो असर मुझे बिल्कुल उन्होंने नहीं लिया और मुझे बिल्कुल अच्छा लगा कि उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं आया कि जी ये बातें मेरे खिलाफ हुई हैं, ये मुझसे मनवाया गया है या ये मैंने मेरे मुतालिक हुआ है। तो उन्होंने वो प्रेशर नहीं लिया और बेहतरीन तरीके से वो निकल के आए और एक ज़बरदस्त 200 की तरफ वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। टीम सिलेक्शन की बात करूंगा कि मीर हमजा के इंडक्शन और सरफराज अहमद का इंडक्शन देखने में आया, काफ़ी हद तक ये टीम चीफ सेलेक्टर की ही नज़र आती है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो मीर हमजा और सरफराज अहमद की इंक्लूजन शायद अफरीदी जो बोल रहे थे उन्होंने करके भी दिखाया है। हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल मानता हूँ, वक्ती तौर पे तो उनकी सिलेक्शन ज़रूर अच्छी और बेहतर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें कोई टेक्निकल कोच की ही ज़रूरत पड़ेगी। और पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब की भी मैं यही बात करता चलूँगा कि उन्होंने कुछ पॉपुलर डिसीजंस तो लिए हैं, हमारी आवाम को पॉपुलर डिसीजन ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक उन्होंने ऐलान किया कि पेशावर में कोयटा में मैचेस कराएंगे, लेकिन मुश्किल लगता है, लेकिन ये कि पॉपुलर डिसीजन है, उन्होंने दे दिया ये डिसीजन और आवाम को खुश करने के लिए सिलेक्शन कमेटी में शाहिद खान आफरीदी को भी डाल दिया और कुछ ऐसे डिसीजन किए जो आवाम में ज़्यादा मकबूल पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आगे देखना होगा कि किस तरीके से बोर्ड अपने आप को शेप अप करता है और किसको कौन सी जिम्मेदारियां आगे दी जाती हैं। मिकी आतर का भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने ऑफर कबूल कर ली है और वो नेक्स्ट कोच हो सकते हैं पाकिस्तान के। तो मेरे ख्याल में जहाँ से मिकी आतर ने छोड़ा था वो वहीं से स्टार्ट लेंगे। तो ये भी एक खुशाइन तौर पे बात है। मिकी आतर भी एक ज़बरदस्त कोच रह चुके हैं पाकिस्तान के और उन्होंने उन्हीं की क़यादत में हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते और नंबर 1 भी रहे T20 की रैंकिंग्स में। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है, लेकिन आपसे सारे टॉपिक्स मैंने कवर करने की कोशिश की है कि किसी तरीके से कोई टॉपिक ना रह जाए और आप भी इस चीज़ से मुफीद हो सकें। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपकी वीडियो कैसी लगी, क्या खामियां हैं और क्या इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।